केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन के लिए बिल पेश किया। रिजिजू ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का भी प्रस्ताव रखा। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर जो संशोधन आज पेश किए गए हैं उस पर विस्तार से एक तरह से बात की किरण रिजिजू ने, और उन्होंने इस बात को भी साफ रखा कि किस तरह से वक्फ बोर्ड को असीमित एक तरह से ताकत मिलती है। जो मौजूदा कानून है, उस मौजूदा कानून में जो संशोधन है वो आज के नहीं है। इनकी सिफारिशें सच्चर कमेटी के दौरान से की गई वो सिफारिशें हैं जिन्हें अब लागू किया जा रहा है। किरण रिजिजू ने लोकसभा में ये भी कहा कि इस कानून को लेकर ये संशोधन इसलिए भी जरूरी है कि जो संशोधन कांग्रेस ने नहीं करे या 2013 में यूपीए के दौर में जो संशोधन किए गए हैं उनमें सुधार की जरूरत है। तो ये सरकार अब वक्फ कानून में उन सुधारों को लेकर आ रही है इन संशोधनों के साथ। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को सदन के पटल पर गुरुवार को रखा गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया। बिल को सदन में पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने काफी हंगामा किया। इस बिल को पेश करने पर कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने आपत्ति भी जताई। This is a clear attack on federal system also. Waqf properties, there is actually the nitty-gritty of the things dealing by the states, rules and the data collection, everything. This bill is take away all the data collection to the central side. The attack on constitutional freedom of religion. विपक्ष के विरोध के बीच वक्फ संशोधन बिल का जेडीयू, टीडीपी, शिवसेना के शिंदे गुट सहित एनडीए के सभी प्रमुख दलों ने समर्थन किया। जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, ये मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बिल को लेकर विपक्ष की आशंकाओं को दूर किया जाएगा। ये विधेयक किसी का हक लेने के लिए नहीं बल्कि उन्हें अधिकार दिलाने के लिए लाया गया है जिन्हें कभी उनका अधिकार नहीं मिला। इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। सदन में चर्चा के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बिल को संसद की संयुक्त समिति को भेजने की सिफारिश की है। 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर मैं सभी माननीय सदस्यों, सभी दलों से नेताओं से बात कर इस ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। जाहिर है अब संसद की समिति वक्फ संशोधन बिल के प्रावधानों पर विस्तार से विचार करेगी और समिति की सिफारिशों के बाद ही लोकसभा में बिल को सदन के पटल पर फिर से रखा जाएगा। नई दिल्ली से अमरेंद्र गुप्ता, राजेश राज और नीरज सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों में सुधार को लेकर देश भर से समर्थन और विरोध में प्रतिक्रियाएं दिन भर जारी रहीं, लेकिन लंबे समय से सुधार की उम्मीद लगाए लोगों ने समर्थन में बयान दिए हैं। ऐसे सभी लोगों को उम्मीद है कि विधेयक के जरिए शुचिता और पारदर्शिता स्थापित होगी। भविष्य में होने वाले वक्फ संपत्ति विवाद भी कम हो सकेंगे। जिस तरीके से आमदो खर्च पोर्टल पे डाउनलोड होना चाहिए उसका हम सपोर्ट करते हैं कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर वक्फ संपत्ति करोड़ों अरबों के हिसाब से और उसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। समय के साथ चीज़ें बदलती है। जब हम समाज क्षेत्र में काम करते हैं, सरकार में काम करते हैं या किसी संस्था में काम करते हैं तो नई नई चुनौतियों का सामना करते हैं। उन चुनौतियों से पार पाने के लिए हमको नए कानून, नए एक्ट या नए संशोधनों की आवश्यकता होती है। उसी कड़ी में यह संशोधन आ रहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस संशोधन के माध्यम से देश में भलाई के काम हो पाएंगे, राष्ट्र हित में काम हो पाएंगे और इस जो संस्था हमारी है वक्फ बोर्ड, इसके हित में भी काम हो पाएंगे। वक्फ बोर्ड वो एक इंच ज़मीन का भी मालिक नहीं है।
काम धार्मिक है, धार्मिक में आप उसको सुधार कर सकते हैं, उस पर आप गवर्नमेंट सुधार कर सकती है। हमको ये देखना है कि उसमें क्या सुधार हुआ है, क्या कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। अगर सुधार होगा तो हम साथ देंगे, अगर सुधार नहीं होगा और हम देखेंगे कि वक्फ को नुकसान पहुंच रहा है और नीयत ठीक नहीं है तो हम उसकी फिर मुखालिफत करेंगे। ऐसा कानून बने जो सबके हित में हो, बस हम ये चाहते हैं। मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए बनाया गया था, आज नहीं, जब पैगंबर साहब के टाइम से ये शुरू हुआ था। इसको अगर हम लोग सही तरह से चलाते तो आज जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, विडोज़ तकलीफ़ में हैं और बहुत से सोशल इश्यूज़ इस तरह से हैं। वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को मिसयूज़ हुआ। अब कई जगह ऐसा देखने में आता है कि वक्फ बोर्ड ने जो दुकान किराए पे उठाई है या कोई प्रॉपर्टी उठी है वो 5,000 रुपये पर, उसकी बगल में कमर्शियल प्रॉपर्टी 50,000 रुपये में है, तो वो क्या कहते हैं, उसका फंड का भी मैनेजमेंट कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी के। तो ये पॉजिटिव है और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और एक दूसरी बात क्या है कि इस्लाम तो कहता है कि वक्त के साथ आप चीज़ें अडाप्ट करते चले जाइए, तो दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। हमारी मोदी सरकार का ये मानना है कि वक्फ की जो संपत्ति है वो मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। वक्फ के जो मामले हैं उसमें मुस्लिम समाज की महिलाओं की भी सहभागिता होनी चाहिए, उसमें नौजवानों की प्रतिभागिता होनी चाहिए, उसमें सकारात्मक तरीके से वहाँ इंफ्रा का डेवलपमेंट का भी काम होना चाहिए जिससे आम मुसलमानों को लाभ मिले। ये तमाम जो ठोस चीज़ें हैं जो मुस्लिम समाज को विकास से जोड़ेंगी, ये मोदी सरकार की प्राथमिकता है। तो वक्फ कानून में संशोधन, करीब 40 संशोधन ऐसे प्रस्तावित हैं जिन पर आने वाले समय में चर्चा होगी। हालांकि इस पूरे विधेयक को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव किया गया है केंद्रीय मंत्री द्वारा, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर वो बड़ी बातें क्या हैं जिनको लेकर संशोधन की बात हो रही है और वो कौन से ऐसे एक तरह से सेक्शन हैं जिस पर विवाद भी है और जिस पर लगातार चर्चा हो रही है। तो ऐसे ही एक सेक्शन 40 है वक्फ कानून का जिसे लेकर लगातार चर्चा हो रही है और सबसे ज़्यादा विवाद भी सेक्शन 40 को ही लेकर है कि क्यों सेक्शन 40 को संशोधन के तहत हटाया जा रहा है या उसकी ताकतों को कम किया जा रहा है। तो उसके लिए समझना ये भी ज़रूरी है कि सेक्शन 40 कहता क्या है। आइए देखते हैं सेक्शन 40 के तहत वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो वक्फ बोर्ड को असीमित ताकत के तौर पर दे रही हैं। सेक्शन 40 ये तय करता है कि अगर वक्फ किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति समझता है तो वक्फ उसके लिए उसको नोटिस देगा। नोटिस देने के बाद उस संपत्ति की जांच करेगा और अगर जांच करने के बाद वक्फ ये पाता है कि उसको अगर सही लगती है इस संपत्ति पर उसका अपना दावा, तो ये वक्फ का हिस्सा हो जाता है। ऐसी स्थिति में संपत्ति जिसकी भी है, वक्फ बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में ही हो सकती है, इसके अलावा कहीं नहीं किया जा सकता है अपील। सेक्शन 40 के तहत बोर्ड का फैसला ही अंतिम फैसला माना जाता है। तो यानी कि अगर किसी की ज़मीन है, मसलन आज जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ने कई ऐसे उदाहरण दिए चर्चा के दौरान, जिसमें एक उदाहरण सूरत के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उस ज़मीन का भी है जिसे वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि ये ज़मीन उसकी है, तो इस दावे को एक तरह से इस दावे से आगे अपील करने का कोई और विकल्प नहीं मौजूद है सेक्शन 40 के तहत। वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य सत्यापन की होगी अब व्यवस्था। अब जो संशोधन लेके आए हैं उससे ये तमाम एक तरह से ये रास्ते मिलेंगे। अगर उन संपत्तियों को लेकर विवाद है तो जिलाधिकारी की देखरेख में अब वक्फ की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन होगा और सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन तक ही सीमित नहीं है। जिलाधिकारी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, मूल्यांकन और राजस्व की भी एक तरह से जांच करेगा, जिसकी की सिफारिश सच्चर कमेटी में भी की गई थी कि वक्फ बोर्ड को लेकर कुछ तब्दीलियां करने की ज़रूरत है। वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में अपील का प्रावधान भी किया गया है, यानी कि ट्राइब्यूनल से आगे भी अब अपील की जा सकेगी। सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में अब दो महिला सदस्य भी हों और इसकी सिफारिश भी सच्चर कमेटी की सिफारिशों में से एक है, जिसमें सच्चर कमेटी की सिफारिशों में भी ये कहा गया था कि वक्फ बोर्ड में और काउंसिल में 2 महिलाओं को शामिल किया जाए, महिला सदस्यों को। इसी के साथ साथ और भी कई ऐसी बातें हैं जो वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई हैं, उसको भी आपके पास लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको आइए बताते हैं कि किस तरह से वक्फ बोर्ड में जो ये संशोधन है उसके बाद अब क्या बड़ी
क्या बड़ी तब्दीलियां होंगी, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको यह भी बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों से बात की है अब से कुछ देर पहले। उस बातचीत को भी आपको दिखाते हैं। आइए एक बार वो बातचीत भी हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की एक बड़ी जीत के बाद हॉकी खिलाड़ियों के साथ अब से थोड़ी देर पहले बातचीत की है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे इन तमाम खबरों पर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से वक्फ कानून में संशोधन, जो 40 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, उनमें कौन कौन से बड़े बदलाव हैं, इस पर विस्तार से हमने देखा। साथ ही साथ अब हम चर्चा करेंगे इसी पर। विशेष आज का हमारा आधारित है वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन की जरूरत। इस पर 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर DK दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार। और चर्चा शुरू करने से एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर कोई संपत्ति एक बार वक्फ के रूप में नामित हो जाती है तो उसके बाद वो संपत्ति दान करने वाले व्यक्ति से अल्लाह को ट्रांसफर हो जाती है और ये अपरिवर्तनीय होती है, यानी कि अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ या सक्षम प्राधिकारी की ओर से नियुक्त मुतवल्ली द्वारा किया जाता है। DK दुबे साहब हमारे साथ हैं, अनंत विजय भी हैं। दुबे जी, ये जो 40 संशोधनों की बात हो रही है, कई तरह के, एक तरह से विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। ये भी कहा है कि ये पूरा मामला धार्मिक है, इसे कह के कहा गया है कि इसमें बदलाव सही नहीं है। साथ ही साथ कई सवाल उठाए गए हैं सरकार पर भी कि सरकार को इतनी तेजी से क्यों ये बदलाव करने हैं। देखिए रितु जी, एक चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि मामला धार्मिक हो या सामान्य हो, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी नागरिक के जो फंडामेंटल राइट हैं वो राइट नहीं जाने चाहिए। किसी धर्म के नाम से नहीं जाने चाहिए, किसी संस्था के नाम से नहीं जाने चाहिए। अब वक्फ एक्ट में जो बड़ी समस्या आ रही थी, वो सबसे बड़ी समस्या थी कि वक्फ एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह बना दिया गया है। ऑटोनोमस बॉडी जैसे चुनाव आयोग काम करता है, ऑटोनोमस बॉडी जैसे CAG काम करता है। तो इस स्तर पर किसी भी संस्था को उठाकर खड़ा कर देना कि वो बाकी के ऊपर सुपरसीड कर जाए, देश के सिविल लॉस के ऊपर सुपरसीड कर जाए, देश की बाकी प्रोसीडिंग के ऊपर सुपरसीड कर जाए, ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी समस्या पिछले वर्षों में आई थी। सरकार ने इसमें संशोधन करके ये सुनिश्चित किया है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर मेंटेनेबल होना चाहिए। जैसे सेक्शन 40 की आपने बात की कि वक्फ जिस पर रुमाल रख देता है वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। उन्होंने अपना इंटरनल बात कही कि भाई ये तो आज से 200 साल पहले हमारे अब्बा ने किसी ने वहां नमाज पढ़ी थी और ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई। अब वो उस पर अपना इंटरनल सर्वे कर लें और उस पर घोषणा कर दें, ये अब नहीं होगा। अगर वक्फ को प्रॉपर्टी कोई मुसलमान देता है, डेडिकेट करता है, तो ही वो वक्फ कहलाएगी।
वक्फ ऐवे ही नहीं है कि वो कहीं भी चिन्हित कर ले और अपने आप को वक्फ कह दे और कहे कि भाई हम तो ऑटोनॉमस है, हमारे पास तो ट्रिब्यूनल है, और ट्रिब्यूनल में भी वही एक पार्टिकुलर समुदाय के लोग बैठे हों जो बायस हो जाते हैं कभी कभी रिलीजन की तरफ। तो ऐसी परिस्थिति में जिसकी प्रॉपर्टी है और उसको वक्फ ने घोषित कर दिया, उसके फंडामेंटल राइट तो चले गए, उसके तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी चले गए। इस परिस्थिति में क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया जाए? क्योंकि प्रॉपर्टी बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे मानी जाए? क्योंकि मुस्लिम समाज में या वक्फ के प्रॉपर्टियों में ओरल ट्रांसफर भी वैलिड था। ओरल मतलब वो तो तुम्हारे अब्बा कह गए या 4 पीढ़ी पहले किसी ने कहा था कि इस पर नमाज पढ़ लेना, तो वो कहते हैं कि उन्होंने उस समय कहा था ओरली, इसलिए प्रॉपर्टी हमारी हो गई। तो अब ये किया है कि आप उसको रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसका डेडिकेशन का डॉक्यूमेंट बनेगा, उसके बाद म्यूटेशन भी होगा, ताकि ये पता लग सके कि वाकई में जिसने डेडिकेशन किया वो ओनर है भी कि नहीं है, कि वो किसी की भी प्रॉपर्टी को लिखकर कह दे रहा है कि हाँ इसको ले जाओ। और इसके बाद ट्रिब्यूनल जाएगी, ट्रिब्यूनल के बाद वो हाई कोर्ट में भी इसकी प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर प्रॉपर्टी वक्फ की कैसे हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय अब इसमें लेकर आए हैं, क्योंकि आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा, वक्फ को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी दी किसने। वक्फ अपने आप से कोई प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड नहीं ले सकता, वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी किसी को देना होगा, वो प्रूफ करना पड़ेगा। इसलिए इस संशोधन की बड़ी आवश्यकता थी, लोगों के फंडामेंटल राइट इसमें जा रहे थे। ठीक, दुबे जी आपके पास भी लौटेंगे। अनंत जी, आखिर क्या वजह है कि 2013 में जब संशोधन हुए तो धर्म के साथ छेड़छाड़ या धार्मिक संस्था के साथ छेड़छाड़ की बात नहीं हुई? डीके दुबे ने बहुत साफ कहा जैसे तमाम संस्थाएं होती है वैसी एक संस्था है ये, और उस संस्था में कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और बदलाव कोई पहली बार नहीं हो रहे। फिर ये जो बदलाव किए जा रहे हैं इन्हें लेकर इतनी परेशानी क्यों? रितु जी देखिए, ये वक्फ शब्द जो है ये संविधान सम्मत नहीं है, संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं। संविधान, जैसे अभी दुबे जी ने बहुत अच्छी बात कही कि संविधान समानता के सिद्धांत की बात करता है और धर्म के आधार पर किसी को विशेषाधिकार, किसी समुदाय को विशेषाधिकार नहीं देता है। कल को अगर ये वक्फ बोर्ड का जो इतने वर्षों से चल रहा था बगैर संशोधन के, कल को तो हिंदू बोर्ड भी हो जाएगा, जैन बोर्ड भी हो जाएगा, कोई सिख बोर्ड की मांग कर लेगा और जिसको जहां मर्जी होगी उस जमीन पर उसने अपना रुमाल रखेगा और कहेगा ये जमीन हमारी हो गई। मैं तो सिर्फ इतना मानता हूं कि वक्फ के नाम पर एक महा घोटाला इस देश में चल रहा है। बहुत सारी जो आप देखिए, सच्चर कमेटी रिपोर्ट की बात आप बार बार कर रही हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ही कहा गया था कि करीब 5 लाख 4.95 समथिंग लाख वक्फ की संपत्ति है और कुल आय उसकी कितनी है? 100 करोड़। जबकि उस समय मार्केट वैल्यू के हिसाब से 2005 में जब सच्चर कमेटी बनी थी तब उसकी 12,000 करोड़ रुपए की आय होनी चाहिए थी। तो ये कितना बड़ा घोटाला धर्म के नाम पर चल रहा है ये देखना चाहिए। और विपक्ष जो है वो सिर्फ, चूंकि मुसलमानों के लिए इस्लामिक बॉडी है इसलिए मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहा है। इसमें ना तो मुसलमानों की किसी धार्मिक भावना को आहत करने के लिए संशोधन किया जा रहा है, ना इसमें मस्जिदों पर किसी प्रकार का अंकुश लगेगा, ना इसमें उनकी किसी उपासना पद्धति को बाधित करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें तो भारतीय संविधान को लागू किया जाएगा और संविधान दिखाकर शपथ लेने वाले सदस्यों को आज संविधान के विरुद्ध बोलते हुए हमने संसद में देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मुझे लगा कि ये तो वोट की राजनीति है, उनको एक समुदाय विशेष को, खासतौर से मुस्लिम वोटर्स को खुश करना है, तो वो उल जलूल बातें कर रहे हैं। और उनको शूट भी इसलिए करता है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनको लगता है कि मुसलमान विरोध का झंडा उठा लो तो वो सीधे सीधे चिपक जाएगा इस सरकार पे। लेकिन कई बार ये चीजें देखने को मिलती है। अच्छा, उसमें वक्फ में भी सिया सुन्नी का अलग अलग झगड़ा है जी। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद, और अभी आपने बहुत अच्छे से वो इनके जो आर्टिकल जो भी है 40 में तो उसका आपने विस्तार से वर्णन किया। तो मुझे लगता है कि उसमें अब लखनऊ का केस जैसे उन्होंने बताया कि अब बिटिया और माँ उस संपत्ति पे रह रही है, उसके मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद पता नहीं वो संपत्ति उनकी रहेगी कि नहीं रहेगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है, हम लोग उसको डिस्ट्रिक्ट डीएम भी है और वो कलेक्टर भी है, वो रेवेन्यू के अधिकारी भी है। और रेवेन्यू के अधिकारी का वक्फ बोर्ड में न रहना
ये तो बड़ी अजीब सी बात है। महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन देने में ना कोई हिंदू आड़े आता है, ना मुसलमान आड़े आता है। सांसदों को हम ये मानते हैं कि जब वो चुन कर आते हैं तो पूरे क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, ना हिंदू के प्रतिनिधि होते हैं, ना मुसलमान के प्रतिनिधि होते हैं। अनंत विजय जी, महिलाओं का आपने जिक्र किया, तरीके से आप हिंदू मुसलमान में बांटने का प्रयास करते हैं। अनंत विजय जी, महिलाओं का आपने जिक्र किया तो उस हवाले से ये बताना बड़ा जरूरी भी लगता है कि आखिर सोच क्या है महिलाओं को लेकर, क्योंकि जिस समय ट्रिपल तलाक की बात हो रही थी उस वक्त भी मुस्लिम लॉ बोर्ड ने जो अपना हलफनामा बाकायदा कोर्ट में जो दिया, दुबे जी अगर उस पर और रोशनी डाल सकेंगे, उन्होंने ये लिखा कि महिलाओं को इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो कोई निर्णय ले सके, यानी कि अपने निजी जीवन में भी वो ये निर्णय नहीं ले सकती हैं कि उनको तलाक लेना है कि नहीं लेना है या किस विकल्प पे जाना है। तो जब जहालत या यूं कहें कि महिलाओं को इस तरह की सोच होगी, तो ऐसे में डीके दुबे जी, जब बोर्ड में या फिर काउंसिल में महिलाओं की भागीदारी की बात होती है तो हम समझ सकते हैं कि क्यों इतने रिजर्वेशंस हैं महिलाओं को शामिल करने में। वो पूरी सोच की एक तब्दीली की जरूरत है। रितु जी, जो आज पूरा विरोध था उस विरोध का कारण ही यही था कि महिलाओं को आप कैसे उसमें डाल सकते हैं, वक्फ के मामले में महिलाएं मैनेजमेंट कैसे कर सकती, क्योंकि इस्लाम तो अनुमति देता नहीं है महिलाओं को, यहां तक कि आलिम और मौलवी बनने की भी अनुमति नहीं देता। तो फिर महिलाएं इसमें डालकर आपने पूरे इस्लामिक स्ट्रक्चर को भंग कर दिया, ऐसा आरोप लगाया गया। जबकि भारत तो भारत के संविधान से चलता है और संविधान सेकुलर है, संविधान हिंदू और मुसलमान नहीं है, संविधान सेकुलर है। संविधान में के मातहत हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक, चाहे बूढ़ा, बच्चा, जवान, पुरुष, महिला, किसी भी संप्रदाय का हो, उसके पास समानता के फंडामेंटल राइट हैं। अब अगर समानता के फंडामेंटल राइट हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर समानता का है। ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर के रहते हुए जो इस्लामिक कट्टरपंथी लॉ हैं उन पर कहीं ना कहीं हमला होता है, या उनकी जो विचार है उस विचार का पोषण चूंकि नहीं हो पाता और वो उस विचार को पोषित करना चाहते हैं, इसलिए इनको समस्या होती है। बाकी इसमें कोई समस्या का बहुत बड़ा इशू नहीं है। वक्फ के मामले पर अगर आते हैं डीके दुबे जी, आज जब किरण रिजिजू ने ये बताया, किस तरह से सदन में बताया कि 1500 साल पुराने मंदिर पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है, तो वक्फ बोर्ड एक लंबे समय से कई ऐसे दावे करता आ रहा है और किसी एक राज्य तक ये सीमित नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि तमाम राज्यों की हाईकोर्ट में ये विवाद उठा है और हाईकोर्ट और हालिया का जो है मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने जिस तरह से इस पूरे मसले को उठाया और सवाल खड़ा किया है कि क्या वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दी जा रही है कि वो किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति कह सकता है। तो ये विवाद लंबा चलने वाला है, हालांकि रास्ता ढूंढा जा रहा है संशोधनों के तहत। इस पर विस्तार से चर्चा और आगे करेंगे, आज समय की कमी है दुबे साहब और अनंत जी, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद इतनी भी चर्चा करने के लिए, शुक्रिया। वक्त एक छोटे से